नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। जब पूरे देश के न्यूज़ चैनल्स पश्चिम बंगाल के चुनावों में बिजी थे, हर तरफ सिर्फ वोटिंग प्रतिशत और नतीजों का शोर था, ठीक उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा लेकिन बिल्कुल शांत राजनीतिक भूचाल आ रहा था। एक ऐसा साइलेंट शिफ्ट जिसकी गूंज सीधे संसद तक पहुंची। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बिना किसी लंबे ड्रामे के, बिना किसी खुली बगावत या शोर शराबे के एक ही झटके में 7 सांसद अपना पाला कैसे बदल लेते हैं। मतलब राजनीति में इतनी खामोशी से पूरा का पूरा गेम पलट कैसे गया। आज हम बिल्कुल फैक्ट्स के जरिए समझेंगे कि असल में ये पूरी पटकथा कैसे लिखी गई। इस बदलाव का स्केल अगर देखें तो ये सच में हैरान करने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे और उनमें से पूरे 7 सांसद अचानक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। 7 सांसद, ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी टीम का एक साथ शिफ्ट होना है जिसने सबको चौंका दिया। सेक्शन 1, टाइमलाइन ऑफ मिस्ड सिग्नल्स, यानी समय के खिलाफ एक दौड़। इस पूरे दल बदल को गहराई से समझने के लिए उस रेस को समझना होगा जो पर्दे के पीछे चल रही थी। कुछ ऐसे सिग्नल्स थे जिन्हें कैच करने में शायद थोड़ी देर हो गई। इस टाइमलाइन पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। 15 अप्रैल को अशोक मित्तल के यहाँ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की रेड पड़ती है। फिर 22 अप्रैल आते आते राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट बहुत तेज हो जाती है कि पार्टी के कुछ सांसद पाला बदलने वाले हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने सांसदों को फोन घुमाना शुरू करते हैं। किसी ने फोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 24 अप्रैल तक मोमेंटम इतना आगे बढ़ गया कि 7 सांसद ऑफिशियली पार्टी छोड़ चुके थे। इस पूरी टाइमलाइन में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो है पर्दे के पीछे खेला गया परफेक्ट टाइमिंग का खेल। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह बंगाल चुनाव में व्यस्त थे और उनका 27 अप्रैल को दिल्ली लौटने का प्रोग्राम था। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ये अनाउंसमेंट उनके लौटने पर ही होनी थी, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को अचानक 24 अप्रैल के लिए एडवांस कर दिया गया। कारण बहुत सीधा था, ताकि अरविंद केजरीवाल को अपने सांसदों से बात करके उन्हें मनाने या उनका मन बदलने का कोई भी मौका ही न मिल सके। सेक्शन 2, द आर्किटेक्ट एंड कॉन्फिडेंट, पार्टी के भीतर से धोखा। बाहर के टाइमिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग वो कहानी है जो पार्टी के अंदर रची जा रही थी। चलिए उन 2 मेन चेहरों की बात करते हैं जिन्हें इस पूरे राजनीतिक उलटफेर का असली सूत्रधार माना जा रहा है। अगर राघव चड्ढा के पूरे घटनाक्रम को करीब से देखा जाए तो उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटाया जा चुका था और एक्साइज केस का मामला भी चल ही रहा था। स्टेप 1, वो अपनी आंखों की सर्जरी के लिए लंदन जाते हैं। स्टेप 2, परिवार और बॉलीवुड कनेक्शन की सलाह पर उनका लंदन में रुकना थोड़ा लंबा खिंच जाता है ताकि विवादों से दूरी बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है स्टेप 3। जब वो लौटते हैं तो उनकी टोन बिल्कुल बदली हुई होती है। पुरानी आक्रामकता की जगह एक अजीब सी न्यूट्रलिटी नजर आने लगती है। और फाइनली स्टेप 4, इसी बदले हुए रुख के बीच वो 6 अन्य सांसदों के साथ खुद के दल बदल की पूरी स्क्रिप्ट को अंजाम देते हैं। जूलियस सीजर का एक बहुत ही मशहूर कोट है, ऑट टू ब्रूट, जिसका मतलब है तुम भी ब्रूटस। राजनीति में ये लाइन तब इस्तेमाल होती है जब कोई सबसे करीबी इंसान अचानक खिलाफ हो जाए। संदीप पाठक के मामले में बिल्कुल यही हुआ। ये वो इंसान थे जिन्होंने पंजाब में पार्टी की जीत की पूरी नींव रखी थी, एक बेहद भरोसेमंद रणनीतिकार। जब 24 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक भी नजर आए तो ये पार्टी लीडरशिप के लिए एक ऐसा अप्रत्याशित झटका था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। सेक्शन 3, उद्योगपति और बाहरी दबाव, कमजोर कड़ी। पार्टी की उन स्ट्रक्चरल कमजोरियों को समझना भी बहुत जरूरी है जिन्होंने इस दलबदल को इतना आसान बनाया। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे उद्योगपति सांसद पार्टी के भीतर एक बिल्कुल अलग ही तरीके से काम कर रहे थे। अगर इस बी टीम के चेहरों पर नजर डालें तो इनमें शामिल हैं राजेंद्र गुप्ता, जो ट्राइडेंट ग्रुप के फाउंडर हैं, विक्रमजीत साहानी, जो पद्मश्री अवॉर्डी बिजनेसमैन हैं, और अशोक मित्तल, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इन सभी को राज्यसभा का टिकट तो दिया गया था, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये पूरा ग्रुप असल में एक न्यूट्रल ब्लॉक या कहें कि एक बी टीम की तरह काम कर रहा था, जिनकी राजनीतिक निष्ठा काफी लचीली थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाहर से दिखने वाली तस्वीर और अंदर की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जब कैमरे ऑन होते थे तो ये नेता पार्टी की टोपी पहनते थे और एकदम सधी हुई बाइट्स देते थे,
लेकिन जब संसद में अहम फैसलों पर वोटिंग की बारी आती थी, तब इनकी कुर्सियां अक्सर खाली मिलती थीं। पार्टी विप को कोई न कोई बहाना थमा दिया जाता था। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पार्टी के साथ इनका सैद्धांतिक जुड़ाव शुरू से ही कमजोर था। सिर्फ 9 दिन, ये छोटा सा नंबर एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। 15 अप्रैल को अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड पड़ी थी, और ये याद रखने वाली बात है कि ये वही अशोक मित्तल हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल से लौटने के बाद अपना बंगला दिया था। इस रेड के ठीक 9 दिन बाद 24 अप्रैल को इन 7 सांसदों का आधिकारिक तौर पे मर्जर हो जाता है। महज 9 दिन का ये फासला साफ दिखाता है कि बाहरी दबाव और पर्दे के पीछे चल रही घटनाओं की रफ्तार कितनी तेज थी। सेक्शन 4 अंतिम संसदीय प्रभाव, बदलता शक्ति संतुलन। अब तक हमने दिल्ली की अंदरूनी राजनीति को समझा, लेकिन अब बात करते हैं कि इस दल बदल का देश की संसद और राष्ट्रीय राजनीति पर क्या सीधा असर पड़ा है। इन बदलते आंकड़ों को अगर एनालाइज करें तो भले ही इस शिफ्ट से भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के ज़मीनी चुनावों में तुरंत कोई बड़ा चुनावी फायदा न मिले, क्योंकि इन सांसदों की ज़मीनी पकड़ उतनी मजबूत नहीं मानी जाती, लेकिन उच्च सदन का पूरा गणित ही बदल गया है। राज्यसभा में बीजेपी के पास पहले 106 सीटें थी, जो अब सीधे उछलकर 113 हो गई हैं। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब ये है कि अब सरकार के पास किसी भी बिल या कानून को राज्यसभा से पास कराने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल सामने आता है। अब जब राज्यसभा का पूरा मैथ इतनी खामोशी और तेजी से बदल चुका है, तो ये अचानक हुआ शिफ्ट भविष्य में देश के राष्ट्रीय कानूनों और बिलों के पास होने की प्रक्रिया को कैसे रीशेप करेगा। शक्ति संतुलन में आया ये बदलाव भारतीय राजनीति में क्या नए समीकरण बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।